अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5। अच्छा बेटा, 3.5 में की कुछ स्लाइड में इस मतलब एक्सरसाइज में कुछ स्लाइड पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन रखा हुआ है ताकि आप उसको देख सकें। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? क्योंकि सेम क्वेश्चन थे और उसको मैंने इसलिए इस तरह से छोड़ा है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। फिर वो मैं करवाऊँगी व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन रख दिया है कि आप स्लाइड को अच्छी तरीके से देख सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, क्रैमर रूल आप पहले भी करते रहे हैं, लेकिन वो मैट्रिक्स 2x2 का था, ठीक है? अब 3x3 के मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और 4x4 के भी सॉल्व किए हैं। तो देखें, क्रैमर रूल में सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है? क्रैमर रूल में 3 इक्वेशन पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आपने देखा है आपकी इक्वेशंस अरेंज हुई हुई हैं। मीन्स पहले एक्स वाई जेड, फिर देन कांस्टेंट, एक्स वाई जेड देन कांस्टेंट, एक्स वाई जेड देन कांस्टेंट, ठीक है? आपने डिटर्मिनेंट इसका जो है वो इसका बनाया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड। पहले डिटर्मिनेंट आपने लिखना है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इक्वेशंस को, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कि देखना है कि वो इक्वल टू ज़ीरो है या नॉन इक्वल टू ज़ीरो है। अगर इक्वल टू ज़ीरो है मीन सिंगुलर है तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर नॉन सिंगुलर है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या आ रहा है? 27। इट्स मीन सोल्यूशन एग्जिस्ट, मीन सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब देखें, आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ सारी एक्स की थी, ये वाई की वैल्यूज़ हैं, ये जेड की वैल्यूज़ हैं। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये कोफिशिएंट ऑफ जेड है। आपने क्या करना है, जब एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपने ये वाला जो कॉलम है, ये सारे एक्स के कोफिशिएंट है ना, इनकी जगह आप रिप्लेस कर देंगे 3 कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो राइट हैंड साइड पे 3, 1 एंड 2 एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, जो आपका इक्वेशंस का जो डिटर्मिनेंट आया है उसे डिवाइड करवा देंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लें, आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह y किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे। आपका कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम रहेगा। कॉलम 2 में क्योंकि कोफिशिएंट थे किसके, x के, y के थे, तो इसकी जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे? कांस्टेंट 3, 1 एंड 2, ये रिप्लेस कर दिया आपने। इसको फाइंड आउट कर लें, 27 से डिवाइड करवा दें, 0 आंसर आ गया। अब आ जाएं z पे। z किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? ये z के कोफिशिएंट थे। अब इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सेम रहेगा। कॉलम 3 को आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, 3, 1 एंड 2, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल है, आप पहले भी करते हुए आए हैं, लेकिन मैंने करवा दिया इसमें दोबारा से। इसका नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं मैं व्हाट्सएप पे करवाऊँगी, आपसे फीडबैक लूँगी पार्ट 2 पार्ट 3 का। क्रैमर रूल के आपके 3 पार्ट्स हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में, और 3 पार्ट जो हैं वो सेम है। पार्ट 2 देखें इसमें सॉल्व हुआ हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, इसको आप खुद करेंगे। मैं व्हाट्सएप पे जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो मैं ये करवाऊँगी, आप उसको एक नज़र देख लीजिएगा। यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है और पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेम पैटर्न पे है, ये आप देख के रखेंगे। इसको आप एज अ क्लास टेस्ट इसको मैं कंसीडर करूँगी और व्हाट्सएप पे जब करवाऊँगी तो आप मुझे ये सॉल्व करके सेंड करेंगे क्रैमर रूल का। ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी कंटिन्यू है, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। हुआ है बस एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे क्या है, x1, x2, x3, एक ही बात है। एक्स वाई जेड लिखें, x1, x2, x3 लिखें, बोथ आर सेम। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है? मैट्रिसेस का आपने जो है वो मेथड अप्लाई करना है। पहले वाला क्वेश्चन में क्रैमर रूल उन्होंने मेंशन था तो क्रैमर रूल से किया, दूसरे में कह रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से करें तो हम मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। अच्छा, इन केस एग्जाम में आता है तो एग्जाम में जो मेंशन होगा आप उससे करेंगे, और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। क्रैमर रूल की भी थ्रू कर सकते हैं और मैट्रिसेस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आपने इसी से करना है। अब देखिए, मैट्रिक्स मेथड भी आप पहले कर चुके हैं तो मैं आपको एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वही 3 इक्वेशंस हैं इसमें, ठीक है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड,
डिटर्मिनेंट ए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम ये देखते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता तो फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते इसको, क्योंकि वो ज़ीरो आता है। फिर -2 इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसका मतलब है सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। मैट्रिक्स मेथड के थ्रू करना था आपको, ठीक है। तो पहले एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइन ऑफ ए के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आप कर चुके हैं A11 A12 A13 A21 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखें इस तरह से भी कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरीके से आप, ये पहले भी मैं कोफैक्टर करवा चुकी हूँ, इसको देखें एक डिफरेंट वे में करवा दिया है। अगर कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं तो अगर आप A11 A12 A13 इसको अलग अलग नहीं लिखना चाहते तो एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लें, उसमें A11 के एलिमेंट लिखें, ऑल्टरनेट साइन करते जाएं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइन आ जाएगा। आप चाहें तो कोफैक्टर अलग अलग कैलकुलेट कर लें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें, रॉज को चेंज कर दें कॉलम में, या फिर कॉलम को रॉज में, मीन्स डायमेंशन चेंज कर दें। ट्रांसपोज लिया बेटा इसका, ये फाइनल आपका एडजॉइन आ गया, इसका ट्रांसपोज लिया, ये आ गया। ए इनवर्स ऑलरेडी आपको पता है उसका फार्मूला, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर चुके थे, -2 था। इसको सबसे डिवाइड करवा दें चाहें तो, या सेपरेट रखें, बाद में करवा देंगे। अच्छा, कैपिटल एक्स की मीनिंग है एक्स वाई जेड, ठीक है। ए इनवर्स बी, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करें, एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स वाई जेड। बी हमारे पास जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है ना वो होती है इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड पे है, तो ये जो है राइट साइड पे जो एलिमेंट थे वो बी है, ठीक है। -1 4 1, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको आती है बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। यहाँ पे देखें, कैपिटल एक्स हमारा फार्मूला जो है वो क्या था, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो कैपिटल एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया 20 की मैट्रिक्स से, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आई। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। ये 3 एलिमेंट आए, 2 से डिवाइड करवा दें, -2 से 1 1 0। ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स मेथड हो गया। मींस ए इनवर्स वाला मेथड जो है वो आपको के थ्रू आपने ये सॉल्व करना है। वो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, इसमें भी करवा दिया है ताकि रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, इसका सॉल्व हुआ है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे क्लास के ड्यूरिंग क्लास आपसे ये करवाऊँगी। तो कंटिन्यू है, एडजॉइन मेथड में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये आपका होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट भी नहीं कहेंगे, मैं इसमें हुआ है सॉल्व, लेकिन एक दफ़ा आप इसको देख लेंगे और फिर इसको खुद फेयर रजिस्टर में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। यहाँ पे इसका सोल्यूशन एंड हो रहा है, ए इनवर्स के थ्रू किया है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। इसका सोल्यूशन आ गया x1 x2 x3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 कंटिन्यू हो रहा है। इसमें ए इनवर्स वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे, मींस एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके लिए आपको पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना होगा कोफैक्टर मेथड से, फिर इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन में, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। पार्ट 1 2 3 3 पार्ट्स हैं इसके, तो आपको ये खुद से करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, इसका सोल्यूशन एंड हो जाएगा। हो गया है, ठीक है। अब आप इसको करके रखेंगे, एक तो क्रैमर रूल का पार्ट 2 एंड 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 एंड 3 आप एज अ क्लास टेस्ट में आपको व्हाट्सएप पे दूंगी, तो आप मुझे करके दिखाएंगे, कोई सा भी पार्ट दे दूंगी करने के लिए। ये यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स वाई जेड की, दीज आर द फाइनल रिजल्ट। बेटा यहाँ से आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप ऑलरेडी किया हुआ है,
लेकिन रिवीजन के तौर पे मैंने वो भी आपको करवा दिया है। अच्छा, कुछ बच्चों को मुझे फ़ील हुआ कि मैंने फ़ीडबैक लिया है, बच्चों ने कहा मुझसे, कुछ बच्चों ने, कि क्योंकि हम ये फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन हम 1-2 दफ़ा इसको करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन सारे बच्चों ने फ़ीडबैक नहीं दिया। पहले तो ये कि आप लोग अपनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके रखें। 3.1 असाइनमेंट 1 है, 3.2 असाइनमेंट 2 है, 3.3 असाइनमेंट 3 है और 3.4 असाइनमेंट नंबर 4 है। ये कुछ स्टूडेंट ने सबमिट करवाया है मुझे और कुछ ने नहीं करवाया। और 3.5 आपका पूरी एक्सरसाइज जो है वो असाइनमेंट नंबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ आपने मुझे एज सून एज़ पॉसिबल करके ये सेंड कर दें ताकि मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर लूँ। उसका रीज़न ये है कि आप पेंडिंग में डालेंगे ना जब मैथ्स का काम, जो भी मैं आपको देती हूँ होम असाइनमेंट, तो बहुत आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा। बेहतर यही होता है कि आप साथ साथ उसको फेयर रजिस्टर में करते जाइए और मुझे फीड उसका जो है वो सोल्यूशन सेंड करें, असाइनमेंट मुझे सेंड करें ताकि मैं उसको चेक कर लूँ एक दफ़ा। ठीक है, और असाइनमेंट रिकॉर्ड में आपका जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन करूँ। जो नहीं करेंगे ज़ाहिर है वो फिर अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। यह आपके लिए नया है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू द इक्लॉन फॉर्म एंड रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में और डिफरेंट मैट्रिसेस में क्या फ़र्क है। ऑगमेंट जो अभी हम क्रैमर रूल कर रहे थे या इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, 1 क्रैमर से और 2 मैट्रिक्स मेथड से। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ x1 लिख दिए, कोफिशिएंट ऑफ x2 लिख दिए, कोफिशिएंट ऑफ x3 लिख दिए, लेकिन कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो थी राइट हैंड साइड पे वो भी इसमें आ गई हैं। अब वो कह रहे हैं आप इस मैट्रिक्स को, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, लेकिन किससे करें, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म से या इक्लॉन फॉर्म से। अब इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है। जिन स्टूडेंट्स ने 3.4 कंप्लीट करके सेंड की है मुझे सॉल्व करके, उनको ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया या टाइम नहीं मिला किसी वजह से, वो बेटा उसको करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको उसमें परेशानी हो रही है तो आपको परेशान होना नहीं है, आप मुझसे बार बार पूछें। मैं वेट करती रही, लेकिन किसी स्टूडेंट ने मुझे नहीं भेजा सोल्यूशन और नहीं पूछा कि मैडम हमें ये समझ नहीं आ रहा है, आप हमें दोबारा से कराएं, मुझे दोबारा से करवा दें या मुझे यहाँ से एक्सप्लेन कर दें। इसका मतलब है आप लोगों ने अभी उसके ऊपर आए ही नहीं है, सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया, तो ये बड़ी मतलब मुश्किल हो जाएगी। सॉल्व किए बगैर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बेटे। ठीक है, तो आप उसको इक्लॉन और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। मीन जो एक्सरसाइज 3.4 है उसको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 अगर आप ये कर लेते हैं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे किसमें, इक्लॉन फॉर्म में लेकर आएंगे या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इक्लॉन फॉर्म क्या है। हर रो का फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होता है, 1 होता है, हर 1 के नीचे 0 होता है, उसी में हमें इसको कन्वर्ट करना है। देखें इधर तो ऑलरेडी 1 था। ठीक है, अब 1 के नीचे मुझे 0 लाना होता है, 0 0 लाना था, तो उसके लिए क्या किया है, देखें R1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से और R2 में से सब्ट्रैक्ट करवा दूंगी। देखें इधर क्या था, 2 था ना, मुझे यहाँ 0 लाना था, 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर -2 था, इधर 2 को मल्टीप्लाई कराया, 2 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, इसके साथ इसको सॉल्व करवा लीजिए, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सेम पैटर्न पे चेंज किस में आएगा, R2 में आएगा। सेम पैटर्न पे R1 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 से और सब्ट्रैक्ट करवा दें R3 में से। क्यों करवाया ये, यहाँ पे देखें, यहाँ क्योंकि 5 था, मुझे 0 लाना था, तो यहाँ पे 1 है, 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएं, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा कितना हो गया, 10 हो गया, -4 और फिर प्लस का 10, ये आपके पास सॉल्व होके आ गया। ठीक है, 6 आ गया। यहाँ से इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएं 5 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 5 2 ज़ा 10 और -3 + 10 कितना हो गया, 7। इसी तरह इस पर भी अप्लाई कर दे तो ये देखें इससे क्या हुआ, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, आपके पास 0 आ गया। अब देखें हर रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पर मुझे क्या करना है, 1, और 1 के नीचे क्या होना चाहिए, आपको पता है 0 होना चाहिए, इसको मुझे 1 बनाना है। ठीक है, अब आ जाएँ, आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम R2 में से R3 को माइनस कर दें, R2 आपकी ये है, R3 आपकी ये है, तो 7 में से अगर 6 माइनस कर दूंगी मैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना फिर।
अगर 7 में से आप 6 माइनस कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मुझे 1 चाहिए यहाँ इक्लॉन फॉर्म में लाने के लिए। ये माइनस का करवाया आपने तो आपके पास ये आ गया 1, फिर इसको इसमें से माइनस करवाएं, 5 माइनस 7, 3 माइनस 6, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह से अब देखें ये मैट्रिक्स आ गया, मुझे यहाँ क्या करना है, इसको ज़ीरो करना है, हर 1 के नीचे 0 होना चाहिए, इसको ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के लिए क्या किया, यहाँ पे देखें ऑपरेशन हुआ भाई, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लाने के लिए R2 को मल्टीप्लाई कराएं 6 से और R3 में से सब्ट्रैक्ट करवा दें। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई कराऊंगी 6 पंद्रह 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 0, ये आ गया आपके पास। रिस्पेक्टिवली ये और ये एलिमेंट चेंज जाएंगे। अब इसको मुझे क्या करना है, क्या बनाना है, 1 बनाना है ना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ड्रॉ का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 बनाना है। अब 1-2 ऑपरेशन और होंगे ड्रॉ ऑपरेशन, उसके बाद हमारा रिड्यूस हो जाएगा। देखिए बेटा, क्योंकि इसको 1 बनाना था तो R3 को डिवाइड करवा दिया 19 से, तो ये 1 बन गया आपके पास। अब देखें इक्लॉन फॉर्म में आ गया ये 1, हर रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, हर 1 के नीचे क्या है 0 1 0 1, और उसके नीचे कोई रो थी ही नहीं। अब आपकी इक्वेशंस बन गई हैं ये। ठीक है, R1 देखें क्या बन गई, ये इक्वेशन आपको पता था ना, ये x के कोफिशिएंट हैं, ये x1 के कोफिशिएंट हैं, ये x2 के हैं, ये x3 के हैं, ये कांस्टेंट हैं। तो आपकी इक्वेशन यूँ बनेगी x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज़ इक्वल टू -1। ये बस फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर x1 यहाँ पर नहीं है, 0 है, उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, क्या बचा आपके पास x2 बचा, x2 माइनस 2x3 इज़ इक्वल टू -3, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। इसी तरह फोर्थ इक्वेशन आपकी वो सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन क्या होगी, x1 भी 0 हो गया, x2 भी 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा x3 बचा। x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x3 इज़ इक्वल टू 24/19, मीन x3 की वैल्यू आपके पास क्या आई है 24/19। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। यहाँ पे देखें बेटा, मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया x3 आपके पास 24/19 आ गया। 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि सॉल्व, एक की तो वैल्यू ऑलरेडी आ गई है। x3 को देखें यहाँ पे फ्रॉम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन x2 क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 में x2 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 2x3 माइनस 3, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया है राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप, -3 के साथ एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो आपके पास x2 की वैल्यू -9/19 आ गई। अब आप किस इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दें x2 की और x3 की, आपके पास x1 की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। पहले हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया, इक्लॉन फॉर्म में लेकर आए थे मैट्रिक्स को। अब हम मैट्रिक्स को लेकर आएंगे, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। ठीक है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, देखें उसके लिए हम क्या किया, R2 को मल्टीप्लाई किया R2 से और R1 में ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी मीनिंग है आइडेंटिटी 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, वो जो आपका हमने जो मैट्रिक्स छोड़ा था ना लास्ट में, जहाँ से इक्वेशन बनी थी, जहाँ से हमने इक्वेशन बनाई, ये शुरू से नहीं लिया हुआ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स स्टार्टिंग का नहीं है, ये मैट्रिक्स वो वाला है जहाँ से हमने इक्वेशन 1 2 और 3 बनाई थी, वो वाला मैट्रिक्स लेंगे आप, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लेकर आएंगे। समझ में आ रहा है बेटा, मीन्स जहाँ से हमने स्टॉप की थी, जहाँ से हमने 3 इक्वेशन बनाई थी, वो यही वाला मैट्रिक्स था ना, उसको कंटिन्यू करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं लेंगे आप लोग, उसी को कंटिन्यू करेंगे और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लेकर आएंगे। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कुछ 1 तो है डायगोनल में, बाकी के ये एलिमेंट मुझको 0 करने हैं। तो ये रॉ आप ऑपरेशन आप अप्लाई कर दीजिए, R1 + 2R2 कीजिए, ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। तो देखें जब ये किया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। अब देखें इधर ये इसका मतलब क्या है, x1 है, बाकी x2 और x3 क्या है 0, x1 0 है,
x3 0 है, x2 किसके इक्वल आएगा -9/19 के, x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 कितना आएगा 24/19 के। ये आपकी रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का एडवांटेज क्या होता है, उसमें हमें इक्वेशंस बना के फिर नेक्स्ट प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, उसमें डायरेक्ट लिखी हुई होती हैं वैल्यूज़, क्योंकि या तो x1 उस फर्स्ट रॉ में x1, सेकंड में x2 और थर्ड में x3 की वैल्यू आ रही होती है। तो ये आपके पास देखें वही वैल्यूज़ आ गई रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के थ्रू। इसी तरह आपको इसका पार्ट 2 अटेम्प्ट करना है। पार्ट 2 में भी बेटा पहले आप क्या करोगे, इक्लॉन फॉर्म में लेकर आओगे, 3 इक्वेशंस बनाओगे, उन 3 इक्वेशन से x1, x2, x3 की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी। फिर जहाँ से आपका जो जहाँ पे आपने इक्वेशन बनाई है उसी मैट्रिक्स को आपने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में करना है, और वहाँ से x1, x2 या xyz जो भी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम पैटर्न पे पार्ट 2 और पार्ट 3 है, इसको कंटिन्यू आपने खुद करना है। देखिए बेटा ये कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से 3 इक्वेशन बन गई थी, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, तो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेंगी, हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। बताइए वही क्वेश्चन कंटिन्यू है। नेक्स्ट इसके सोल्यूशन सारे हुए हुए हैं, आपको इससे हेल्प आउट मिल सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। इसमें मैं रिकॉर्डिंग अगर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि ये सोल्यूशन हुआ हुआ है। आपको पहले इक्लॉन फॉर्म में करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, उससे 3 इक्वेशन बनानी है, उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, उससे वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। फिर जहाँ से 3 इक्वेशन बनी है उस मैट्रिक्स को आप दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के थ्रू वैल्यू निकालेंगे। इसको कंटिन्यू करें आप। बताइए उसी का सोल्यूशन कंटिन्यू है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ही सोल्यूशन है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, खुद करेंगे। मीन्स आपके पास ये 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपने कन्वर्ट करके पहले उसको इक्लॉन फॉर्म में लेकर आना है। इक्लॉन फॉर्म में लाने के बाद 3 इक्वेशंस बनानी है। 3 इक्वेशंस बनाने के बाद x1, x2, x3 या फिर xyz जो भी है उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फिर जहाँ से 3 इक्वेशंस बनी थी उस मैट्रिक्स को कंटिन्यू करना है और उसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लाना है। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पार्ट 2, 3 आपने खुद करना है, ठीक है बेटा। गौर से समझ के कीजिएगा। और मैं जहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया मैंने जो स्लाइड्स, उस पे मैं थोड़ा सा आपको टाइम ऐसा हो रखूँगी कि आपको वो अच्छी तरीके से आप उसको देख सकें। देखिए आपका जो क्वेश्चन 1 था वो क्रैमर रूल के थ्रू आपको करना है। क्वेश्चन 2 जो है वो आपका मैट्रिक्स मेथड था, उसमें इन्वर्स फाइंड आउट करके कोफैक्टर वाले मेथड से आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, 3 इक्वेशंस हैं उसमें भी आपने उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी आप मैट्रिक्स के अंदर लिखते हो, फिर उसको क्या करते हो आप इक्लॉन फॉर्म में लेकर आते हो। इक्लॉन फॉर्म आपको पता है क्या होती है, हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, हर 1 के नीचे क्या होना चाहिए 0। फिर रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में करते हो, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हो आप। वो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं टी सोल्यूशन। टी सोल्यूशन मीन देखिए इसमें क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे आपकी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे 0 0 0 होगा आपकी इक्वेशंस में, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन जो होते हैं इसके जो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं मीन उनको हम कहते हैं टी सोल्यूशन, उसमें करना है मुझे इसको। तो उसमें क्या करते हैं हम पहले जो आपका जो डिटर्मिनेंट है ये आपने ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, इक्लॉन फॉर्म में। किसमें करेंगे, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे इसका रैंक कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए देखें इसको इक्लॉन फॉर्म में। देखें आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए हर रो का, और हर 1 के नीचे 0 होना चाहिए। तो R2 में से सब्ट्रैक्ट करवा दिया R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के, और R1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं और R3 में से सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। फिर R2 को -1/3 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 3 आपका ख़त्म हो जाएगा, और R6 को 1/6 से करवाएंगे तो यहाँ पे 6 आपका ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपकी ये देखें हर रॉ का फर्स्ट ये रॉ 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, हर 1 के नीचे क्या है 0 है। ये रॉ 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसके नीचे क्या है 0 है।
अब देखें यहाँ पर ये खुद जब हम रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन करते हैं, अगर कोई, मैंने पहले भी बताया था, कोई रॉ या रॉ ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो रही होती है तो होने देते हैं उसको, ठीक है। ये आपकी कन्वर्ट हो गई इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म में अब आप देखें इसका रैंक कितना आ रहा है। रैंक, इसका रैंक क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। जब इक्लॉन फॉर्म में कर लेते हैं तो आप रैंक फाइंड आउट कर, इसका रैंक कितना है, नॉन ज़ीरो रॉज कितनी है, 1 2। अच्छा, अब हमारे वेरिएबल कितने थे, 3 वेरिएबल थे, x y z। मीन्स आपका जो रैंक है वो क्या है, 2 है, और वेरिएबल जो है वो क्या है, 3 है, ठीक है ना। रैंक कितना आ गया, 2, और वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और ये जो नोट लिखा हुआ है ये भी आपको सोल्यूशन के थ्रू ही मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। देखें, आपकी जो उस मैट्रिक्स की जो थर्ड रॉ है वो तो पूरी ज़ीरो हो गई, मीन्स x1 x2 x3 तीनों ज़ीरो हो गए ना, उसके कोफिशिएंट ज़ीरो हो गए। तो देखिए रैंक कितना आ गया, 2 आ गया। 2 जो है वो लेस देन है 3 से। 3 क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल x y z, नंबर ऑफ वेरिएबल, ये नंबर ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। देयरफॉर 1 गिव्स, वो जो मैट्रिक्स प्रीवियस स्लाइड में आया है फाइनल, वो आप इस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, x + 2y - 2z = 0, और सेकंड इक्वेशन में x आपका 0 है, y - 3z = 0, और थर्ड रॉ तो पूरी 0 है, ठीक है। तो अब आप देखें इसको किस तरह से इसका टी सोल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ तक आई होप आप तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि थर्ड रॉ पूरी क्योंकि 0 हो गई है, तो z हमारे पास उसमें ना x है, ना y है, ना z है, ठीक है, तो वो पूरी 0 हो गई। रॉ 3 थी मैट्रिक्स की, जहाँ से हमने इक्वेशन बनाई है, वो तो पूरी 0 थी, x भी 0 था, y भी 0 था, z भी 0 था। लेकिन x और y की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 और 2 आ रही है हमारे पास, उससे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स के लिए 3 इक्वेशन नेसेसरी होती हैं। ये तो आपको पहले भी पता है कि आपके पास अगर 3 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। अब थर्ड रॉ तो पूरी 0 हो गई, यानी 0 z का मतलब है z भी क्या है, 0 है। यह आएगा ना थर्ड इक्वेशन में, मैंने z की वैल्यू देखें यहाँ पे फाइंड आउट ऐसे लिख दी है, 0z = 0। अब आप क्या करोगे, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं और 3 हमें उनकी वैल्यू चाहिए और इक्वेशन 2 बन रही हैं, तो 0z = 0। आपने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में जो z है उसको आप सपोज कर लेंगे वो क्या है, t है। क्या सपोज कर लेंगे, t है। फिर क्या करेंगे, z को आप सपोज कर लेंगे t, उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन 2 में और 1 में z की जगह आपने t रख देना है। देन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, y = क्या हो जाएगा, 3z = 3t, यानी z की प्लेस में आपने क्या रख दिया, 3t। y का सोल्यूशन क्या आ गया, 3t। इसी तरह इक्वेशन 1 में z की प्लेस पे आप क्या रखोगे, ठीक है, ये देखें x 6t - 2t। y की जगह आपने क्या रखना है, 3t, और z की जगह पे वही वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4t। इसी तरीके से मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ ना, और उसके अलावा तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं मेरे पास। यानी y की वैल्यू भी t की फॉर्म में रखेंगे, y की वैल्यू आप किसकी फॉर्म में रखेंगे, t की फॉर्म में रखेंगे, और z की वैल्यू भी आप किसकी फॉर्म में रखेंगे, t की फॉर्म में रखेंगे। यानी जहाँ z है वहाँ t रिप्लेस कर दें, जहाँ y है वहाँ 3t रिप्लेस कर दें। तो ये 6t और -2t कितना हो गया, -4t। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -4t। y की वैल्यू भी t सोल्यूशन में आ रही है, x की वैल्यू भी t सोल्यूशन में आ रही है, z हमने सपोज किया था कि ये t है, तो इसको हम कहते हैं t सोल्यूशन। वेयर t इज़ एनी रियल नंबर, t कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए आपके पास, t कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, t सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट पार्ट भी करने हैं, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे आप करके देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। आपने सिर्फ वो मैट्रिक्स बनाना है, उसको इक्लॉन फॉर्म में करना है, इस तरीके से करना है कि उसका रैंक फाइंड आउट हो जाए। उसमें उसकी जो वो थर्ड रॉ है वो लाजमी तौर पे 0 हो जाएगी, उसको आपने सपोज कर लेना है। अगर x1 x2 x3 है तो उसके अकॉर्डिंगली x3 को सपोज कर लेंगे कि t है। अगर x y z है तो उसके अकॉर्डिंगली z को सपोज कर लेंगे कि वो क्या है, t है। फिर उसकी वैल्यूज़ आप t सोल्यूशन के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यानी z अगर t सपोज कर लिया तो जहाँ जहाँ z है वहाँ पे t रख के
और फिर y की z और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर x1 x2 x3 तो उसको भी इसी तरह से आप हैंडल करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप इसमें हुए भी तो हैं, वो आपने समझ के करने हैं। देखिए बेटा, ये पार्ट 2 है। सेम पैटर्न पे आपने इसका मैट्रिक्स बनाया, इसको एक लॉन फॉर्म में लेकर आए। देखें यहाँ पर, अब देखें ये आपकी सब ऑपरेशन रॉ ऑपरेशन हुए हुए हैं। यहाँ पे देखें x1 x2 x3 आ गया इधर x y z की जगह। तो x1 प्लस 2x2 इधर से इक्वेशन बना लें, प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x1 ज़ीरो हो गया, x2 प्लस x यहाँ ये ज़ीरो हो गया और ये बचा है आपके पास। ठीक है, इससे देखें इक्वेशन बनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। तो ये देखें नंबर ऑफ रैंक जो है वो कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल 3 है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा हैं और ज़्यादा हैं तो, और इक्वेशन 2 हैं और वेरिएबल 3 हैं, तो वही टी सोल्यूशन के थ्रू आपने सॉल्व करना है। ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसको आप देख लीजिए। वही इक्वेशन बन गई है आपकी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनी है, x1 ज़ीरो था, x2 प्लस x3। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, 0x3 इक्वल टू 0। तो x3 को सपोज कर लें कि आप कितना है कि t है। ठीक है, फिर इसको सब्सटीट्यूट कर दें इसमें, तो आपके पास माइनस x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस t। ठीक है, एंड इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 आप इसमें वैल्यूज़ डाल दीजिए। ठीक है, वैल्यूज़ डालेंगे, t सोल्यूशन आ जाएगा 2t माइनस टी टी। सेम पैटर्न पे पार्ट 3 है। बेटा प्रीवियस 2 स्लाइड्स में रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है क्योंकि वो टी सोल्यूशन कंटिन्यू था, वो आप खुद कर लीजिएगा। उसका जो टाइमिंग है मैं ऐसा रख दूँगी कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें जब वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो इसमें भी देखें वो प्रीवियस स्लाइड का ये टी सोल्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो गया आपका, मतलब ख़त्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा, ट्राइवल और नॉन ट्राइवल सोल्यूशन ये बुक में बहुत अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ दिया हुआ है और मैं भी आपको व्हाट्सएप पे समझा दूँगी इसको। इसमें देखें आपने जो है वो द सिस्टम हैज़ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन इफ़, देखें सिस्टम नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होता है इफ़ उसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसकी इक्वल हो जाए, ज़ीरो। नॉन ट्राइवल होता है। और ट्राइवल कब होता है, जब डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, जब नॉन ट्राइवल कब है, जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब इक्वल टू ज़ीरो है। और ट्राइवल कब है, जब इक्वल टू ज़ीरो। देखें अगर ये नॉन ट्राइवल है तो डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी डिटर्मिनेंट के थ्रू आपने क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, अगर नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ट्राइवल है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो की इक्वल नहीं आता। आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे आप, देखें इसका यहाँ से फर्स्ट रॉ एक्सपेंड बाय रॉ 1। अब तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको आ गया, ये आप कर सकते हैं। रॉ 1 से एक्सपेंड कर दें इसको। बेटा प्रीवियस स्लाइड को कंटिन्यू यहाँ पर हो गया है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई है 5, अब -5। अब आपने क्या करना है, फॉर नॉन ट्राइवल सोल्यूशन यूजिंग लैम्डा इक्वल टू -5, या मीन्स जहाँ जहाँ मैट्रिक्स में लैम्डा था वहाँ पे आप -5 रिप्लेस कर दोगे इक्वेशंस में और उसका मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद इसको आप इक्लॉन फॉर्म में लेकर आएंगे, टी सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से पहले क्वेश्चन नंबर 4 में करवाया। ठीक है, ये रॉ ऑपरेशन किए, आपके पास अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे x 0 हो गया, y माइनस 3z इक्वल टू 0, और यहाँ पे तो तीनों ही 0 हैं। आपको बताया टी सोल्यूशन में तीनों 0 होते हैं। अब ये z को आप सपोज कर लोगे t, और जहाँ पे भी z है वहाँ t रिप्लेस करेंगे। इसी तरह से y और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद टी सोल्यूशन फाइंड आउट आपको करोगे वेयर t इज़ एनी रियल नंबर। टी सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बता दिया है। सेम पैटर्न पे इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी हैं। पार्ट 2 पे आ जाएं बेटा। क्या बताया था मैंने, पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट बनाया। डिटर्मिनेंट बनाने के बाद सिंस द सिस्टम हैज़ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन,
तो अगर नॉन ट्राइवल है तो डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। जब आप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे इसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ला के लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे वो डिपेंड करता है लैम्डा की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती तो अंडरस्टूड है कि 2 ही वैल्यूज़ आएंगी उसकी, तो उन टू वैल्यूज़ को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे। अगर एक है तो एक ही दफ़ा सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखें इसको आपने एक्सपेंड किया बाय रॉ 1, तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो +2 भी आ रही है -2 भी आ रही है। अब जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन का, तो उसमें हम पहले लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू -2 रख के अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं, पहले एक वैल्यू रख के रिप्लेस कर लेंगे, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पे +2 रख लें, फिर जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पे -2 रख लें। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। देखें पहले +2 रखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ जहाँ लैम्डा था वहाँ आपने क्या रख दिया, +2 रख दिया। मैट्रिक्स बन गया आपका। इसको आप इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर दें। इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे बाय रॉ ऑपरेशन, तो आपके पास आ गया 1 4 2 0 0 1 0 0 1। देखें x1 यहाँ पे देखें ये दोनों ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा। अब देखें आपकी जो इक्वेशंस बन रही होंगी वो किस तरीके से बनेंगी। देखें फर्स्ट इक्वेशन में तो तीनों वेरिएबल हैं। फर्स्ट इक्वेशन में बेटा तीनों वेरिएबल थे, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन है x1 + 2x2 + 2x3 = 0। सेकंड इक्वेशन यानी सेकंड रॉ में सिर्फ x3 किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के, ठीक है। और फिर देखें, फिर लेट कर लें आप थर्ड जो आपके पास है x2, सपोज कर लें x2 जो है वो किसकी इक्वल है, t के। देन जब x2 t की इक्वल है तो इक्वेशन 1 में x2 की रिप्लेस पे आप क्या रिप्लेस कर देंगे, t रिप्लेस कर देंगे, t आ गया। x3 आपके पास 0 आ रहा है तो 0 रख दिया। यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई -4t। अब देखें x1 की वैल्यू -4t है, x2 हमने t सपोज किया है, और x3 तो ऑलरेडी आपका इक्वेशन के थ्रू रॉ 2 में x3 = 0 आ रहा था तो वो 0 आ गया। वेयर t इज़ एनी रियल नंबर। बेटा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। लैम्डा की वैल्यू 2 रख दी थी। अब उसी तरह आप लैम्डा की जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ -2 रख के और t सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। Find the value of lambda for which the following system does not possess a unique solution. Also solve the system for the value of lambda. अच्छा जी, ये आपके पास 3 इक्वेशन है। चलें इसकी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस स्लाइड में हमने किया था कि उन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया, द सिस्टम डज नॉट हैविंग द यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स का मतलब है टी सोल्यूशन, यानी यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो टी सोल्यूशन होगा। टी सोल्यूशन मीन नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो एक ही मतलब है, इन्होंने ये इसमें डिफरेंट वर्ड यूज़ कर दिया है कि यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है। तो लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, फिर लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन इसमें रख के मैट्रिक्स बना लें, ठीक है। मैट्रिक्स बनाने के बाद उस पर रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए कौन कौन से रॉ ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं। ये देखिए बेटा, रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब तो आपको खुद को भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा मेरे ख्याल में। इसको किस में कर लिया, इक्लॉन फॉर्म में कर लिया। 1 हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, हर 1 के नीचे क्या है, 0 है। अब देखें इसका ये पूरी रॉ जो है वो आपकी क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब देखें इससे इक्वेशन बनी हमारे पास x1 + 4x2 + 6x2 = -2, और इससे इक्वेशन बनी x1 तो 0 हो गया, x2 और x3 बचा, ठीक है, = -1 0 0 0 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सपोज कर लें आप कि x3 जो है वो किसकी इक्वल है, t के इक्वल है। अब जहाँ जहाँ आपके पास x3 है वहाँ पे आप t जो है वो रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। x3 यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस करें t, तो आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी -1 -2t,
ठीक है। फिर इसी तरह इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ रख दें इसकी x2 की और x3 की। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू 6 + 2t आ जाएगी। तो x1 की वैल्यू ये आ गई, x2 की -1 -2t, t, ये x3 की वैल्यू है। where t is any real number। थैंक यू बेटा। मुझे अंदाज़ा है कि आपको एक्सरसाइज 3.4 और 5 थोड़ी सी हार्ड लगेगी, लेकिन एक दफ़ा जब आप इसको फेयर रजिस्टर में कर लोगे ना तो आप जो है ना वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आप लोग माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, और कुछ बच्चों का मुझे लग रहा है कि वो हेजिटेट बहुत करते हैं क्वेश्चनिंग करने में। आप बस ये सोचा करें कि आप क्लास जब व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं, ग्रुप में होते हैं, अगर ग्रुप में नहीं पूछते मुझसे इंडिविजुअल पूछ लें, ठीक है बेटे। अच्छा, इंडिविजुअल आप पूछ सकते हैं, और उसके अलावा कॉलेज टाइमिंग के अलावा भी अगर आपको कोई मसला हो रहा है ना तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। लेकिन आपने पूछना है, आप पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हुए नहीं हैं। मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है वो जज नहीं कर सकती कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने मुझसे पूछना है बार बार। और जब व्हाट्सएप पे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं क्लास में, उसमें जो फीडबैक कुछ स्टूडेंट देते हैं, कुछ नहीं भी दे रहे होते, हेजिटेट करते हैं, तो अब आप ये सोचा करें कि आप अपनी टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपके साथ आपकी क्लास फेलो हैं, तो उसमें हेजिटेट करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप मुझसे पूछा करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।